जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, कोई गुरखा कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। Good evening and welcome all of you. Welcome to all of my most of CA friends also joined today. Thank you very much for your valuable time. Thanks to all of you those who joined, given your time. Today we are going to discuss on the important aspect of the budget. Before that, we'll pray for 1 minute for our Lataji Bharat Ratna. God give peace to our soul, and like soul, we should come back to our country again. We pray God. All of we pray 1 minute for Lataji. Thank you. Once again, welcome all of you. Today we are going to discuss about the budget. बहुत सारे लोगों को बजट के बारे में बहुत एक्साइटमेंट होता है, जैसे स्लैब रेट चेंज होना चाहिए। ये बजट में ऐसे कुछ नहीं हुआ है, बट बहुत सारे चेंजेस हुआ है। ऑल ओवर इंडिया में आउट ऑफ 140 करोड़ सिर्फ 6 करोड़ पीपल्स फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न। बट जब स्लैब नहीं बढ़ा तो सारा सब लोग हो जाते। आउट ऑफ 6 करोड़ only 3 crores are paying the income tax. Out of that, only 3 lakh people paying tax more than 1 crore rupees. So that
in this budget there is no any slab changes. But क्या चेंज हुआ इस बजट में? इस बजट में बहुत सारे चेंजेस ऐसे हुआ है जो हायर टैक्स पेयर इन ऑल ओवर इंडिया ओनली all over India, out of the our taxation means 100% tax में 20% people paying the 80% of income taxes. Means other 80% only paying the 20% of taxes. Considering this time, this budget is higher surcharge, they reduce the surcharge. बजट में और क्या चेंज हुआ? दूसरा चेंज हुआ डिजिटल असेट्स. तो स्लैब चेंज हुआ, डिडक्शन में एक्स्ट्रा मिल गया, हाउसिंग रेट का स्लैब बढ़ा दिया. These all are the traditional budget, but now is the digital era, so that budget should be changed accordingly, and we should also expect according to the how the era will be changing. कि पहले जैसे आप वही एक्सपेक्ट मत कीजिए, स्लैब बढ़ना चाहिए, डिडक्शन मिलना चाहिए ज्यादा, और अपने को हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट स्लैब मिलना चाहिए. ऐसे एक्सपेक्टेशंस इस बजट में ऐसे कुछ नहीं हुआ, बट इसमें हायर स्लैब लोगों का जो सरचार्ज था वो कम हो गए. दूसरा क्या चेंज हुआ इसमें? एक तो डिजिटल का चेंज हुआ, डिजिटल एसेट का सरचार्ज चेंज हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रस्ट है दैट इज टोटली रीफॉर्म्ड. देयर आर ह्यूज चेंजेस, देयर आर मेनी चेंजेस इन द ट्रस्ट. हम लोग डिटेल्स में एक एक देखते जाएंगे हम लोग. बजट मीन्स व्हाट? बजट के बारे में आप लोग चार्ट कर सकते हैं. बजट मीन्स व्हाट आप सबको पता है बजट क्या होता है. और इंडिविजुअल व्हाट डू यू मीन बाय बजट? चार्ट में टाइप कर सकते हो क्या बजट क्या होता है. अपना रूटीन लाइफ में भी हम लोग बजट देखते हैं. जैसे अपना घर का बजट होता है, जैसे स्टूडेंट्स रहे तो आपका इंडिविजुअल मंथली बजट होता है. ऐसे हर एक के लिए एक बजट होता है. ऐसे बजट अपना इंडिया के लिए फाइनेंशियल बजट होता है. बजट इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट, द फिस्कल रोड मैप ऑफ द कंट्री फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर. अपना 1 ईयर में अपने को क्या क्या इनकम आएंगे, व्हाट इज द रिसीट्स, व्हाट आर द एक्सपेंडिचर्स, ये पूरा रोड मैप 1 ईयर का बजट्स में दे आर रिप्रेजेंटिंग. इट इज प्रिपेयर्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री इन कंसल्टेशन विथ Niti Aayog and concerned ministries. The budget division of Department of Economic Affairs in Finance Ministry is the nodal body of the finance ministries. Budget making process starting in the month of August and September. जो बजट प्रिपरेशन चालू हो जाते हैं वो इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर में चालू हो जाते हैं. इन 6 months बिफोर द प्रेजेंटेशंस. The process of the budget, because we all should first focus on the basic part, because most of we forget the basic part, how the budget is work. So we'll go accordingly what the changes happen in the budgets. Process of the budget: issuance of circular to all ministries. First circular should be issued to all ministries, then consultation on proposal receipts. Extensive consultations are undertaken between the ministries and the Department of Expenditures. Once approval, data is sent to the finance ministries. Allocation of revenue to various departments.
Pre-budget meeting with the shareholders, stakeholders include state representative, bankers, agriculturists, economists and the trade unions. बजट होने से पहले इन लोगों से मीटिंग करके दे आर टेकिंग द फीडबैक ऑफ द बजट एंड बजट प्रिंटिंग. इस बार तो बजट प्रिंट नहीं हुआ बिकॉज ऑल बजट्स आर प्रिंटेड इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल. बिकॉज दिस इज द डिजिटल एरा, द बजट विल बी प्रिंटेड इन presented in digital format. Presentation of the budgets. Further, it needs to pass by the both houses of the parliament before beginning of the financial year. उसके बाद आपको अप्रूवल के लिए दोनों हाउस में प्रेजेंट करना पड़ेगा. Once bill is passed, then act become an act. This is the process how the budget will be worked. Next, total expenditure and total receipt of the budget. In 2022-23, total expenditure estimated is 39.45 lakhs crores and total receipt is estimated at 22.84 lakh crores in various departments like infrastructure, defense, agriculture. All these are the factors which are expending on 39.45 lakh crores out of 22.84 lakh crores. The difference is they may be collected in the form of borrowings or in the form of any additional tax collections. Fiscal deficit in 21-22, the estimated fiscal deficit is 6.8% of the GDP. The revised fiscal deficit is 6.9% of the GDP. But in 22-23, estimated fiscal deficit is 6.4% of the GDP. The government is targeted up to 25, the fiscal deficit will be 4%. It's very good projections and good, we can say it good what they are planning to reduce the fiscal deficit. What they are doing the planning is very good and aggressive. Surcharge on long-term capital gain. Currently, long-term capital gain surcharge is available for listed shares. Units of mutual funds are liable to maximum surcharge of 15%. The other long-term capital gains are subject to 37%. It's a very huge surcharge. So now it is come to 15%. The surcharge on the long-term capital arising on transfer of any type of assets has been proposed to be reduced from 15% from 37% to 15%. पहले जो 37% surcharge था, now it is 15%. सरचार्ज क्या है, सरचार्ज किसके लिए एप्लीकेबल होता है, हम लोग थोड़ा ब्रीफ में देख लेंगे. क्योंकि जैसे आपका इनकम बढ़ जाते हैं तो आपको सरचार्ज भी लगेगा. जैसे इनकम आपका 50 लाख टू 1 करोड़ से तो सरचार्ज 10%, 1 करोड़ टू 2 करोड़ से तो 15%, 2 करोड़ टू 5 करोड़ 25%, 5 करोड़ एंड अबव the surcharge will be 37%. Now for long-term capital gain, it is reduced to 15%. The next changes is in cooperative societies. In case of cooperative society, the alternative minimum tax rate is 18.5%. In the last budget, in case of private limited company, the MAT is reduced from 18.5% to 15%. But they forgot or some reasons, the alternative minimum tax of the cooperative societies remain 18.5%. Now they are thinking to reduce for some cooperative society also alternative minimum tax to 15%. Definition of the virtual digital assets. Now we are come to the very important amendments. बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि virtual digital assets now it is a legal tender because it's come under tax bracket. Actually the both thing are different. जैसे टैक्स ब्रैकेट में आना और वो डिजिटल करेंसी को लीगलाइज करना, द बोथ थिंग आर डिफरेंट. पहले जो बहुत सारे यंग लोग दे आर ट्रेडिंग इन द क्रिप्टो करेंसी, उनके लिए ये पता नहीं था उसको टैक्स कैसे हम लोग चार्ज करेंगे. सपोज कल आके हम लोग कुछ प्रॉफिट ज्यादा आ गया तो उसको कुछ अलग टाइप से चार्ज किया तो क्या करेंगे, क्वेश्चन था सबके दिमाग में. उसके लिए बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करना डर जाता था. बट वो जो डर था,
जो कल आके कभी गवर्नमेंट 200% टैक्स ना लगाए, कोई 100% टैक्स लगाए तो हम लोग क्या करेंगे? So that they are, that fearness now is removed because the virtual digital assets is now come under the 30% bracket. जैसे आपने डिजिटल करेंसी में, आपका क्रिप्टो करेंसी में आपने 10,000 आपका इनकम हुआ, तो उसके ऊपर आपको 3,000 टैक्स पे करना पड़ेगा. बट वो लीगल टेंडर, वेदर इट इज अ लीगल और इलीगल, दैट इज अ डिफरेंट इश्यूज. बिकॉज इन केस ऑफ इनकम टैक्स टैक्स लगाने के लिए कोई इनकम लीगल है क्या इलीगल है, that is totally different issue and different law that will be take care of. But in case of income tax, what they are seeing, they want to charge the tax, that's it, whether that income is legal or illegal. So you should not confuse whether that income, whatever digital currency is the legal tender or not legal tender, that is the different issues. Aapko suppose if you are earning 10,000 rupees, you have to pay 3,000. But suppose आपने 10,000 आपका डिजिटल करेंसी में प्रॉफिट हुआ, 5,000 आपको लॉस हुआ, तो आपको 5,000 के ऊपर आपको टैक्स पे करना है. सपोज आपका क्रिप्टो करेंसी में 10,000 प्रॉफिट हुआ और बिजनेस में आपको 5,000 लॉस हुआ, आप ये दोनों एडजस्ट नहीं कर सकते. मींस योर प्रॉफिट इज our profit, your loss is not our loss, this is the government. So this loss is you cannot carry forward or you cannot adjust with any other income or you cannot carry for that loss also. This is very important. Proposed TDS and transfer. Section 194S proposed to be inserted by the Finance Bill 2022 in order to widen the tax base from such virtual assets. Before that, we go to what is the digital assets. Any information or code or number or a token not being Indian currency or any foreign currency generated through cryptographic means or otherwise by whatever name called, providing a digital representation of value which is exchanged with or without considerations, with the promise of or representation of having inherent values, function as a store of value, unit of accounts, and includes it use any financial transaction or investment but not limited to investment scheme and can be transferred, stored or traded electronically. जो वर्चुअल डिजिटल एसेट है वो सिर्फ आपका इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, आपने ट्रेड किया, स्टोर किया, ट्रांसफर किया, that is also treated as virtual asset and that will be liable for the taxation. We'll check how that will be liable for taxation. TDS and transfer. If any virtual assets is transferred to any other person, in that case, like your normal TDS, like in 94C, 94I, how we are deducting the TDS? The same thing. If you transfer any or exchange, partly cash, partly in kind, if you transfer the virtual asset, that will be liable for the TDS. How much we need to deduct? 1% of payment or such transfer of virtual assets. You have to deduct the TDS. What is the threshold limit for the TDS? In case of specified persons, up to 50,000, there is no need to deduct the TDS. In any other case, you have to deduct TDS 10,000 if it is exceed 10,000 rupees. What is the specified persons? Specified persons means individual or HUF turnover gross receipt sales from business not exceeding 1 crore or income from professions it not exceed 50 lakh rupees. Suppose आपका income 1 crore से business income 1 crore से ज्यादा नहीं है और आपका प्रोफेशनल इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं है, तो अप टू 50,000 आपको टीडीएस कट करने का जरूरत नहीं है. सपोज आपका ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गया तो आपको 10,000 का लिमिट मींस 10,000 आपका क्रॉस हुआ, यू हैव टू डिडक्ट द टीडीएस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इन द टीडीएस. प्रपोज्ड टैक्सेशन ऑन गिफ्टिंग ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स. जैसे अभी भी गिफ्ट के ऊपर देयर इज अ टैक्स. इफ यू आर रिसीव एनी गिफ्ट other than your relatives, the relative definition is very wide. If it is more than 50,000, you have to pay the gift tax, considering income from other sources. Like same virtual digital assets, if you transfer, if you given any gift to any other person, the issuer is liable to pay the income tax as a gift under section 56 to 10. TDS provision under section 194 are, this is again the new provision for of TDS. If you
pass any benefit to agents as a part of business promotion strategy. If you done any business promotion expenses, if it is more than 20,000 rupees, you have to deduct the TDS at the rate of 10%. Rationalization of section 206 AB and 206 CCA. It is proposed to provide that specified persons who have not filed return of income immediately preceding financial year and TDS is deducted 50,000 in the said previous year. Last year में हम लोग क्या करता था? Suppose if our supplier is not filed the income tax return for 2 years, we are deducting the TDS at the rate of, if it is 1%, 2%, we are deducting 5%. If it is more than 5%, we are deducting double of the TDS. Suppose if it is 10%, we have to deduct 20%. बहुत सारे सप्लायर से हम लोग डिक्लेरेशंस लिया हुआ लास्ट ईयर में. आप लोग इनकम टैक्स रिटर्न, वी आर फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न और आवर टीडीएस इज नॉट मोर देन 50,000 इज डिडक्टेड. तो दो लास्ट 2 इयर्स में कौन सा भी एक ईयर में उन्होंने रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न भरा है तो आपको नॉर्मल टीडीएस कट करना था. बट इन दिस बजट दे आर अमेंडेड फ्रॉम 2 years टू दे मेक इन 1 year. सपोज आपने लास्ट ईयर में इनकम 2021 में आपने 22 में आपने सपोज रिटर्न नहीं भरा तो आपको ये 22-20 इसमें आपका जो टीडीएस कट करना है वो ऑलमोस्ट डबल टीडीएस कट करना पड़ेगा. नहीं तो 1% 2% में रहे तो आपका टीडीएस 5% कट करना पड़ेगा. पहले जो 2 years का डिक्लेरेशन हम लोग लेता था, अभी ओनली 1 years का डिक्लेरेशन अपने को लेना है. This provision is not applicable to individual and HO of SSC covered under section 194 IA, IB and 194 M. Means IA means sale of immobile property, TDS on sale of immobile property. 194 IB means if your rent is more than 50,000 in that case, and 194 M is if you make any payments more than 50 lakh rupees, you have to deduct the TDS. This provisions declaration is not necessary. TDS on immobile properties, इसमें भी उसने चेंज किया हो. इसमें क्या चेंज हुआ? The tax is deducted at the sum paid or credited to the residential stamp duty value of such property whichever is higher. पहले हम लोग क्या करता था? Suppose market value is 60 lakh rupees, say, and consideration is 59 because 5% is allowed. In some time it is 10%, 20% also they are allowed. We take it example of 5%. Suppose 60 lakh is the our market value and 59 lakhs we paid the considerations. In previously we are deducting TDS on 59 lakh rupees, 1% off on 59 lakh rupees. The seller paying the income tax on 60 lakh rupees under section 50 AC because he have to declare his consideration for capital gain purpose 60 lakh rupees. But TDS buyer is deducting TDS on 59 lakh rupees. The considering of this mismatch, now they are made the amendment. You have to deduct TDS on 60 lakh rupees. Suppose in case of our market value is 60 lakh rupees, our consideration is 65 lakh rupees. You have to deduct TDS on 65 lakh rupees. Means whichever is higher, we need to deduct the TDS. This is a very important provisions. जब भी आप फ्लैट लेने के लिए जाएंगे तो आपको 1% TDS कट करना पड़ता है. 1% पहले हम लोग कंसिडरेशन के ऊपर we are deducting the TDS. Now we have to deduct TDS on whichever is higher, mean market value or consideration, whichever is higher के ऊपर भी आपको TDS पे करना पड़ेगा. NPS, the previously only central government getting the benefit of 14% of salary. Now state government also taking the benefit of 14%. Exemption of sum received for medical treatment and on death due to COVID. Amendment in section 17(2). Any employee received on his medical treatment or treatment of any member of his family in respect of any illness relating to COVID, subject to such a condition as may be notified by the government, shall not be formed part of the perquisites. आपको कोविड के टाइम पे कंपनी से आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिला आपका ट्रीटमेंट के लिए, आपका फैमिली ट्रीटमेंट के लिए, that is not considered as a perquisites because clarity is required. They done in this budget. जैसे आपने कोविड के टाइम पे किसी का फैमिली का मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, नहीं तो खुद का मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आपने कुछ कंपनी से आपको पैसे मिला, that is not treated as a perquisites.
amendment in section 56 to 10, if any amount received in respect of expenditures actually incurred by him on his medical treatment of his member family in respect of any illness related to COVID, subject to condition as may be prescribed, it is not treated as a gift. जैसे आप कोविड के टाइम पे आप अदर देन रिलेटिव्स आपको कुछ हेल्प किया, उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए आपको पैसे दिया, दैट इज नॉट ट्रीटेड एज ए गिफ्ट बिकॉज यू आर टेकन मनी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ योर कोविड. इट इज आल्सो प्रपोज टू प्रोवाइड एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय फैमिली मेंबर ऑफ डिसीज पर्सन. जो भी फैमिली मेंबर का जो एम्प्लॉय है उनका डेथ हो गया और फैमिली मेंबर को कुछ पैसे मिल गया कोविड के, मैक्सिमम 10 लाख रुपीस तक आपको कोई भी टैक्स का भरने का जरूरत नहीं है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस. आपको एक तो परक्यूजिट में कंसिडर नहीं होता है, गिफ्ट में कंसिडर नहीं होता है, और आपका फैमिली का जो भी फैमिली का मेंबर्स जाने के बाद आपको जो भी पैसे मिलेगा अप टू 10 लाख रुपीस, अभी टैक्सेशन आपका उसके ऊपर टैक्सेशन नहीं मिलेगा. एंड दिस इज रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2010. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो प्रोविजन है उसका इफेक्ट उन्होंने 1 अप्रैल 20 से दिया हुआ है. ऑलरेडी वी फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ 2021, बट द अमेंडमेंट इज गिवन, इट इज retrospective effects because of if you they've done previously, there are many transactions happen in the covid name, because covid का आजकल बहुत सारे लोग फायदा लेता है, तो इसका भी एक फायदा लेता है. उसके लिए गवर्नमेंट दे आर थिंकिंग टू गिव द बेनिफिट टू द genuine persons. They've done amendments retrospectively as well as in the current year also. This is very important. Benefit under the new corporate tax regime. Corporate tax surcharge also reduced from 12% to 7%. The 15% corporate tax for newly corporate tax for newly incorporated company. Previously, if you are a manufacturing company and if you are started your new company with new machineries, will getting the benefit of 15% tax. For others there is a 22% and 30% 25% tax slab. But in case of manufacturing company, if you are doing the manufacturing company and if you form the company before 31st March 23, you will get the benefit of 15% tax. The 31st March 23 period is now extended to 31st March 24. Means आप 31st March 24 तक अपना कंपनी फॉर्म करके अपने 15% जो कॉर्पोरेट टैक्स का जो बेनिफिट है आप कर सकते हैं. बट उधर बहुत सारी कंडीशंस है. आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर्मेशन करके आपको 15% टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा. उसमें बहुत सारी कंडीशन. मींस यू कैन स्टार्ट विद द न्यू मशीनरी. आप जो ओल्ड मशीनरी वो मैक्सिमम 20% तक आप यूज कर सकते हैं और आपको अदर बेनिफिट नहीं मिलेगा. आपका जो भी कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा. ये बहुत सारी कंडीशंस है. उसके बाद आपको 15% का टैक्स बेनिफिट उसमें आपको मिलेगा. द नेक्स्ट वन इज स्टार्टअप. अभी स्टार्टअप के लिए जो 100% टैक्स बेनिफिट था उसका भी 1 साल के लिए पीरियड बढ़ा दिया. बहुत सारे लोगों का स्टार्टअप बारे में बहुत कंफ्यूज होता है. तो उन्होंने कंपनी फॉर्मेशन किया, उनको लगता है कि मेरे को 100% टैक्स बेनिफिट मिलेगा, बट उधर भी बहुत सारी कंडीशंस है. आपको स्टार्टअप में जाना है तो आपको DIPP में आपको रजिस्ट्रेशन करना है. आपको आपका जो प्रोडक्ट है वो पेटेंट होना चाहिए और उसके बाद आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलना चाहिए. वो इनोवेशन से बोल के आपको प्रूव होना चाहिए. उसके बाद में आपको 3 इयर्स का टैक्स बेनिफिट आउट ऑफ 10 इयर्स में आप 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर में आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं. दिस इज द वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ स्टार्टअप एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. उसके लिए भी 1 साल का पीरियड बढ़ा दिया हुआ है. सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, अनडिस्क्लोज्ड इनकम. सपोज आपका कोई सर्च एंड सीज हुआ, आपका इनकम डिस्क्लोज उधर 1 करोड़ रुपीस आपका इनकम डिस्क्लोज हो गया. Previously, if you are having any losses, carry forward losses, suppose 1.5 crores, और current year में आपका income disclose of 1 crores, वो carry forward loss will be adjusted with your current year income. That this budget is specifically indicate the revenue generating budget. जो भी अपना गवर्नमेंट के लिए फायदा होगा, टैक्सेशन ज्यादा से ज्यादा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, उसकी बेस पे ये बजट्स बनाए हुए हैं. जो भी आपका प्रीवियस ईयर का लॉस होता है वो आप करंट ईयर का अनडिस्क्लोज इनकम के साथ में आपको एडजस्ट नहीं होगा. पहले आप कैरी फॉरवर्ड लॉसेस आप एडजस्ट कर सकता था, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन भी आप एडजस्ट कर सकता था. अभी आप जो भी इनकम डिस्क्लोज होगा उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा. देयर इज वन ऑफ द
very important amendment in this budget. Modification of demand of notice. Proposed section 156A provide that where any tax, interest, penalty, fine or any other sum for which notice of demand was issued under section 156 reduced as a result of the court, tribunal and adjudicating authority order, the AO shall modify the demand payable in conformance with such order and shall thereafter service notice of demand. If any interest, penalty, fine, tax due to higher authority, if it is any reduced, but AO previously have no authority to change or modify, but now AO can modify the demand and send the revised demand notice. Clarification on allowability of the cess or surcharge. पहले जो सेस एंड सरचार्ज था अंडर सेक्शन 48(2) में बहुत सारे लोग उसको एक्सपेंडिचर्स बोल के डिडक्शंस ले रहा था. नाउ दे आर क्लैरिफाइड द सेस और सरचार्ज इज पार्ट ऑफ द टैक्सेस, यू कैन नॉट कंसीडर इट एज एन एक्सपेंडिचर्स. जो भी लॉ का लूपहोल था जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू लीकेजेस हो रहा था, गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस हो रहा था, वो सब अमेंडमेंट्स हम लोग इस बजट में दिख के आ जाता है. क्योंकि ये जो छोटे छोटे चीजें उन्होंने जो नेग्लेक्ट किया था उसके लिए जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस होता था, जैसे इवन सेस एंड सरचार्ज इज टेकन एज एन एक्सपेंसेस एंड दैट इज अलाउड इन मेनी इयर्स. नाउ दे कम टू रियलाइज दैट दिस इज नॉट एन एक्सपेंडिचर, इट इज ए पार्ट ऑफ टैक्सेशन. सो दे चेंज द लॉ इन दिस बजट. एंड क्लैरिफिकेशन allowability of expenditure under section 37(3) is clarified that जैसे अभी फार्मा कंपनी है, बहुत सारे डॉक्टर लोगों को दे आर गिविंग द वेरियस फ्रीबीज एंड लॉजेस, दे आर गिविंग गिफ्ट्स एंड सम फॉरेन ट्रिप. जो भी एक्सपेंसेस है वो क्लेम करता था फार्मा कंपनी. एक तो डॉक्टर के लिए कुछ फ्री गिफ्ट देता था, कॉम्प्लीमेंट्री देता था और बहुत सारे फॉरेन ट्रिप अरेंज करता था. ये जो भी एक्सपेंसेस होगा दैट इज डिडक्टेड एज एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 37, बट दैट इज प्रोहिबिटेड अंडर सम अदर लॉज. जो भी expenses is provided by any other law, it cannot be allowed under income tax act. जैसे जो भी पेनाल्टी फाइन होता है हम लोग पहले से that is not treated as an expenses, but ये जो expenses है फार्मा कंपनी के लिए वो अलाउ करता था. The considering this, the government from this amendments is done, the pharma company cannot claim as an expenses. जो भी उन्होंने खर्चा करेंगे डॉक्टर के लिए they cannot claim it as an expenses. इससे बहुत सारे गिफ्ट एंड फॉरेन टूर का जो भी ऑफर्स होता था वो बहुत सारे कम होने का चांसेस है. अपडेटेड रिटर्न ऑन इनकम, आपका जो रिटर्न है वो आप अपडेट कर सकते हैं. सेक्शन 139(8)(a) फर्निशिंग अपडेट रिटर्न विद इन 24 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर. अभी पहले कैसे आफ्टर 4 years दे फील इनकम इज एस्केप्ड, आपने इनकम कुछ डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है, आपको लगता है कि हम लोग इनकम कुछ बताए नहीं है, एस्केप इनकम हुआ. नोटिस आने के बाद आप क्या करते हैं, उनका रिटर्न सबमिट करता था. बट अभी आप विद इन 2 years में आपको लगा मैंने कुछ इनकम डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है, आप अभी इनकम डिस्क्लोज कर सकते हैं. बट सेक्शन 139(8)(a) शैल नॉट अप्लाई इफ द अपडेटेड रिटर्न इज, मीन्स आपको जो अपडेट रिटर्न करना है, अगेन हियर आपको इनकम बता के टैक्स भरना रहे तो दैट इज अलाउड. बट आपका कुछ लॉस है उसको आप लॉस ज्यादा दिखाना है, नहीं तो आपका लायबिलिटी जो कम करना है, आपको रिफंड ज्यादा लेना है, इसके लिए अमेंडमेंट अलाउड नहीं है. और दूसरा केस में भी आपका अमेंडमेंट अलाउड नहीं है. इन केस ऑफ सर्च, सर्वे, बेनामी ट्रांजैक्शन का कुछ आपको इनकम दिखाना है, उस टाइम में भी आपका अमेंडमेंट ऑफ रिटर्न्स नहीं हो सकता है. अमेंडमेंट आप कैसे कर सकते हैं? एडिशनल टैक्स पेबल एट द टाइम ऑफ फर्निशिंग अपडेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(8)(a) shall be 25% of total tax and interest due if updated return is filed after the expiry of available period 139(4) but before the 12 months from the end of the relevant assessment year. मीन्स आपका जो टैक्स है पेइंग 25% एडिशनल टैक्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट. आपने आपका जो भी ड्यू डेट से इवन रिलेटेड रिटर्न्स का भी ड्यू डेट खत्म हो गया, रिवाइज का भी खत्म हुआ, उसके बाद 12 मंथ के अंदर आपने रिटर्न भरा तो आपको टैक्स पे करना है 25% ऑफ एडिशनल टैक्स, 25% प्लस इंटरेस्ट. सपोज आप 12 मंथ्स एंड बिफोर 2 years में आपको रिटर्न भरना है तो आपको 50%
टोटल टैक्स, एडिशनल टैक्स एंड इंटरेस्ट आपको भरना पड़ेगा. वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स एवरीवन शुड नो. जैसे अभी हम लोग बात किया था चैरिटेबल ट्रस्ट में बहुत सारे चेंजेस हुआ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट changes, we can say it. The books of account to be maintained by the trust or institution under the both regimes. पहले ट्रस्ट ऑडिट कंपलसरी करने का इनकम टैक्स एक्ट में लिखा था, बट देयर इज नोवेयर मेंशन द ट्रस्ट शुड मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. भी बहुत सारे इस बार में ट्रस्ट का जो स्क्रूटनी हुआ, असेसमेंट हुआ, उन लोगों को ये ध्यान में आ गया व्हेन दे आस्क द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द ट्रस्ट, द मोस्ट ऑफ देम टेक द बेनिफिट ऑफ दिस प्रोविजंस. They come to know that they should change the law. Again, what they change, they introduce the proposed amend section 12A1B and section 1023C to introduce requirement to keep and maintain books of account and other document in such a form and manner as such as prescribed. Means अभी तक ट्रस्ट को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी नहीं था. अभी समझ में आ गया, ऑडिट तो हो जाता था बट विदाउट बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अभी जो भी अपना एज आई प्रीवियसली सेड, जो भी लॉ में लूफहोल था, जो भी रेवेन्यू लीकेजेस था, गवर्नमेंट को जो दिक्कत होता था, वो सब चीजें इस बजट में अपने को चेंजेस दिख सकते हैं. पेनल्टी फॉर पासिंग ऑन अनरीजनेबल बेनिफिट टू ट्रस्टी और स्पेसिफाइड पर्संस. जैसे जो ट्रस्टी है, वो जो ट्रस्ट का जो असेट्स है, फंड है, वो गलत तरीका से यूज हो रहे हैं, मींस दे आर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ देयर ओन. In that case, the penalty will be equal to amount whatever the benefit he taken. Suppose trustee कुछ 5 lakh rupees he is taking his own benefit, the penalty will be 5 lakh rupees. If he done again second violations, in that case, if you done 5 lakh rupees, in that case the penalty will be twice of the amount, means 10 lakh rupees your penalty. Voluntary contribution for renovation, repair temple, mosque, गुरुद्वारा and churches. जो भी मंदिर, मस्जिद, चर्च के लिए जो भी रिपेयर के लिए जो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस आता था, जो कॉर्पस फंड आता था, दैट इज प्रीवियसली इट इज ट्रीटेड एज एन इनकम, बट नाउ इट इज ट्रीटेड एज एन exemption income. Means if you used for that purpose, whatever purpose you are taken for repairs, if you used for repair purpose, now it is exemption income, but you have to use for that purpose. Previously it is as treated as an income, now it is treated as a corpus of the fund and used for the purpose for which it is you are taken. Clarification of application of income, this is very important. In many cases, in case of trust, the applications of fund means actual spent, actual paid by the trust. ये बहुत सारे ट्रस्ट का बारे में बहुत सारे जजमेंट्स था. जो भी एप्लीकेशंस ऑफ फंड होता है वो दैट इज ओनली अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट. सो दे आर मेड अमेंडमेंट इन दिस बजट. व्हाटएवर application of fund means whatever amount paid in that period is considered as a application of fund. आपने जो भी provisions किया, बाकी आपने ये किया, that is not treated as a application of fund. The second thing, their amendment, whatever amount spent in the last year, previously we are carry forwarding. If you say if you expended 90% in the previous year, and if your current year you can spend only 80%, in the merging it is 85%. Like this they are making the application of the fund. But in this case, if you are spent 90% in the last year, if you have done 80% in the current year, that 5% cannot be carried forward as an application of the fund for this year. This is very important. Again, you have to spend 85% in the same financial year. This is very important. Amendment section 35(1)(a), जैसे लास्ट ईयर में हम लोग देखा, जो भी एटीजी का जो डिडक्शंस आपको लेना है, the trust should submit the donation statements, then only you get the benefit. Like 26 years आपको जो भी अपने ट्रस्ट को डोनेशन देता है, तो आपका वो 26 years जैसे आपका डिडक्शंस में अभी एटीजी में ऑटोमेटिक हो, इट में भी ऑटो रिफ्लेक्ट. सो द ट्रस्ट शुड submit the donation statement, then only you get the benefit. Like same the university colleges के सबके लिए भी वो कंपलसरी कर दिया. जो भी डोनेशन का आपका स्टेटमेंट है, वो the trust should submit to the income tax department, that will be reflected in our donation deductions. पहले कैसे आपको एक रिसीट मिल गया, पैन बेस ऊपर you can claim the deductions, but now it will be auto reflected. It may be auto populated from this next financial year. Prosecution to failure of tax collected at source. If you are collected TDS but you've not paid,
Previously section 278A and 78AA, there is the prosecution provisions. Now they are included 276BB for TCS also. There is a rigorous imprisonment if you are collected TDS TCS and not paid to the department. This is the what changes in the income tax. Now we 5 minutes we'll discuss on the GST, and if you have any queries, let me discuss. In GST में जो भी change हुआ, previously the annual return due date is the 30th September. Now they are extended to 30th November. And additional condition of availing ITC. Now we have to take ITC as per 2B, not books of accounts. And cancellation of registration on suo motu. Previously, if in case of composition scheme, there is no cancellation of your registration, even if you not file your returns. Now they made compulsory. You have to file the GSTR 4. If you are not filed for 3 months, your number will be suo motu cancelled. अभी बाकी केस में 3 month 6 month आपने कुछ 3B आपने नहीं भरा तो your registration will be suo motu cancelled. But so composition scheme में ये provisions नहीं था. They are implemented for compositions. And same credit notes के लिए भी due date 30th September का 30th November कर दिया. The time limit for filing return by non-resident also increased to 30th day of next month. Late fees on filing TCS returns also introduced. Previously there is no any late fees for TCS returns. And clarification of levy of interest. If you are avail the credit but not utilized from 2017-18, there is a interest will be 18%. They are cleared. The ministry-wise allocations of fund. In case of defense, they are allocated 5,25,166 crores for defense, and for Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, they are allocated 3.1% is the share of the Department of Agriculture and Farm Welfare, promoting chemical-free natural farmings and promoting post-harvest value additions, delivery of digital high-tech service to farmer for public-private partnership mode. Use of Kisan drone to avoid the farmers. अभी जो drone है that easily available to the farmers for their monitoring of their field. What is my opinion? The drone definitely used by the farmers. Apart from that, income tax department also using the drone to check whether you are showing whatever agriculture income is it correct income, whether you are showing. They are checking sitting in the office through the drone. अभी बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर इनकम दिखा देते तो उसका एक्चुअल एग्रीकल्चर इनकम है क्या. अभी जब आप कैपिटल असेट सपोज आपने सेल किया, एग्रीकल्चर लैंड आपने सेल किया, तो इवन दे आर नॉट यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस फॉर लास्ट 2 years, बट अगेन दे आर ट्रीटेड इट एज एन एग्रीकल्चर लैंड फॉर टैक्स पर्पस. ये बाकी जो चीजें अभी हो जाते, दे आर नाउ कंट्रोलिंग थ्रू द ड्रोन. That is my opinion. Already they are using the satellite to check the whatever agriculture income purpose. What this is drone very helpful for department also. Infrastructure development, roadways up to 22, 23, 25,000 kilometers will be road done, and 400 new Vande Mataram trains, and 100 cargo trains, terminals of for multiple logistic facility for next 3 years. And telecom में 5G compulsory, सभी जगह पे 5G. Now we'll get the more speed on internet also. Energy and environments, a battery swapping policy for electricity vehicles. This is their for electrical vehicles. They've done some policies for the battery, how they create, what is the manufacturing they done. All the policies for electrical vehicles, they are decided. And river linking. This is one of the dream of our late Atal Bihari Vajpayee ji. The dream they want to complete for project. They are expended up to 44,605 crores. 5 more river link project are being implemented. This is very good for us. This is a very long the dream that will coming true. बजट से कौन सा मार्केट ज्यादा सेल्स के लिए इफेक्ट होगा. दिस इज माय एनालिसिस, एंड you should study before investing on this basis. Infrastructure and green energy, rural agriculture development, healthcare, pharma, these are the sectors which very boost for the after the budgets. Top 10 emerging business trends in India. We'll see the infrastructure. Of course, infrastructure business will be developed. Chemical free natural farming,
Food export, we are already exporting the foods. We are the highest, and drone as a service, even agriculture. Farmer can use the drone. Digital educations, digital health. We are already in Corona. We use these services. Fintech services and battery for EV vehicles. Waste management, स्वच्छ भारत, इसका भी business आपका grow हो जाएगा, and fuel blending. These all are the 10 business which emerging business after the budgets. If you have any queries, you can unmute yourself or you chat in the chat box. If you have any queries, you can raise your hand. I will unmute you and you can ask the queries. If you have any queries related to budgets, you can ask the, you can raise your hand. Otherwise, you can chat in question answer. We have another 5 minutes. I think no queries. We can quote of the day. You cannot change your future, but you can change your habits, and surely your habits will change your futures. This is the quote of the day for these presentations. If you do present best, future will be automatically your best. So for future is not in our hand, but habits, changing habit in our hand. So change our habits to make the future bright. So thank you very much for all and joining today's sessions. Thanks to all my friends, my colleagues, and all of you for giving your valuable time. If you have any queries related to budgets, you can ask me or you can chat me personally to my number. I will give the answer. Thank you. Thank you. We'll close the sessions and we'll meet again with new informative sessions. Thank you very much. Thank you all.